Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थेलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप का फोर्थ वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हिस्ट्री के इस फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप के हम 3 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने नेशन स्टेट की थ्योरी की बात की है, साथ ही साथ उन थ्योरीज को बढ़ाने वाले फैक्टर्स की भी बात की है। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे और फर्दर फैक्टर्स की, जिन्होंने क्या किया है, नेशन स्टेट की थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाया है, नेशन स्टेट की इस थ्योरी को, इस आइडिया को इम्प्रूव किया है, इन्हें राइज दिया है, उसी की हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत नॉलेजफुल है। तो चलिए बिना कोई समय गए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ ऐसे 4 फैक्टर्स हैं, जैसे कि राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, दूसरा लिबरलिज्म वाला आइडिया, तीसरा कंजर्वेटिज्म वाला आइडिया ट्रीटी ऑफ वियना, और चौथा राइज ऑफ न्यू रिवोल्यूशनरीज, है ना। और हमने उसमें पढ़ा था कि जो न्यू आइडिया नेशन थ्योरी का, नेशन स्टेट की थ्योरी का, वो अर्नेस्ट रेनन ने दिया है। तो वो सब हमने डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, नेशन स्टेट बड़ा होगा उस वक्त के समय में, है ना। फिर पास्ट की बात हम कर रहे हैं, जिसमें से हमने राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास की बात कर ली है। और हमारा दूसरा फैक्टर है आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, कहना द न्यू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। जी हाँ, आइडियोलॉजी, स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, है ना। इस लिबरलिज्म आइडिया का स्प्रेड होना, बढ़ना कैसे रिस्पॉन्सिबल था। तो पहले तो स्टूडेंट्स हम ये समझ लेते हैं कि आइडियोलॉजी जो है लिबरलिज्म वाली, वो क्या है ना। आइडियोलॉजी का मतलब होता है सोच, थिंकिंग, ठीक। वो क्या है लिबरलिज्म की, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इस लिबरलिज्म को। लिबरलिज्म का मतलब होता है, लिबरल वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, है ना। लिबरल का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, है ना। फ्रीडम, है ना, आजादी चाहने वाला, कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं, मतलब कोई राजा का प्रेशर नहीं, कोई गुलामी नहीं, स्लेवरी नहीं, है ना, किसी कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहना। इसको क्या बोलते हैं, लिबरल बोलते हैं, लिबरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल। जो भी लोग थे उस वक्त यूरोप में, जो लिबरल लोग थे, जो उनकी सोच लिबरलिज्म वाली थी, लिबरल वाली सोच थी, जो फ्रीडम चाहते थे, वो चाहते थे कि फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल रहे, यानी हर एक के लिए क्या मिले, आजादी हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अपर क्लास वाले को आजादी है, लोअर क्लास वालों को मजबूरी में काम करना पड़ता है, उनको गुलामी करनी पड़ती है, ऐसा कुछ ना हो। दे वांटेड फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल। साथ ही साथ वो और क्या चाहते थे, दे वांटेड इक्वालिटी ऑफ लॉ बिफोर द लॉ, है ना। They wanted equality of all before the law। वो चाहते थे कि कानून की नजर में सब लोग क्या हो, इक्वल हो, सब बराबर हो। यानी आज का जो मॉडर्न थिंकिंग है ना, डेमोक्रेसी में जो होता है, डेमोक्रेटिक जो राइट्स होते हैं, वही डिमांड कर रहे थे कौन लोग, उस समय यूरोप के जो भी पीपल थे, जो भी लोग थे, वो डिमांड कर रहे थे। जो थिंकिंग आज हम देखते हैं डेमोक्रेसी में, जो थिंकिंग है, क्या थिंकिंग है डेमोक्रेसी में, कि क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए लॉ के सामने, है ना, हर एक को फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम बोलते हैं ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स, उस तरह की चीजें डिमांड करते थे उस वक्त के लोग, यानी उस वक्त के जो लिबरल थिंकिंग वाले लोग थे, इस तरह की चीजें डिमांड करते थे। अब सवाल ये आता है कि नेशन स्टेट की थ्योरी इस लिबरलिज्म वाली थ्योरी से कैसे कनेक्टेड है भाई, कैसे नेशन स्टेट और लिबरलिज्म जुड़े हुए हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी वाज क्लोजली रिलेटेड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी वाज क्लोजली रिलेटेड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, है ना। अगर नेशनल यूनिटी रहेगी तो ही लिबरलिज्म होगा, या नेशनल यूनिटी लाने के लिए लिबरलिज्म चाहिए। तो आप ये जो 2 वर्ड्स देख पा रहे हैं ना इस वक्त, नेशनल यूनिटी और लिबरलिज्म, इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं। लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम। चलिए हम बात कर लेते हैं। ये है अपर क्लास, है ना, ये है मिडिल क्लास, और ये है लोअर क्लास, ठीक है। अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, हमारे पास ये 3 लोग हैं सोसाइटी के, ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 लोग हैं, लेकिन अपर क्लास जो है इसको हाई स्टेटस प्राप्त है, इसको लो स्टेटस प्राप्त है, और इनकी तो वैल्यू ही नहीं है ना, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है जो लोअर क्लास वाले हैं। तो क्या होगा, अगर हमें नेशनल यूनिटी बनानी है तो क्या होगा, हाई क्लास वालों को और लो स्टेटस वालों को, हाई स्टेटस और लो स्टेटस वालों को आप एक साथ रख लीजिए, इनको मिलाकर क्या कीजिए, इनके पास पैसा भी होगा, इनके पास टाइम भी होगा देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए। तो अगर हम इनको ही वैल्यू देंगे और इनके साथ मिलकर नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज करना चाहेंगे, या देश को नेशनल स्टेट बनाना चाहेंगे, तो क्या होगा, बन पाएगा क्या, नहीं। कि आप इन 2 को ही जोड़ पाए ना, तीसरे को तो नहीं जोड़ पाए। तो नेशन स्टेट का मतलब अगर कोई अलग अलग है ना, 5, तो सब एक साथ होने चाहिए। अगर एक भी उसमें से अलग रहा तो क्या है, नेशन स्टेट नहीं है।
वो यूनाइटेड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इनको भी फ्रीडम मिलेगी, जो स्टेटस इनको प्राप्त है वो स्टेटस अगर इनको भी प्राप्त होगा, इनको भी फ्रीडम होगी इन्हीं की तरह अपने मन से रहने की, खाने पीने की आजादी अगर इनको भी मिलेगी, तो ही जाके लोग क्या करेंगे, नेशनल यूनिटी में साथ देंगे, तो ही जाके देश की आजादी के लिए लड़ेंगे, तो ही जाके देश को यूनाइट करने की बात करेंगे। तो कहा जाता है कि आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल यूनिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू लिबरलिज्म। जी हाँ, आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल यूनिटी वाज क्लोजली रिलेटेड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपको वन वर्ड में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी वाज क्लोजली रिलेटेड टू, ब्लैंक्स में दे सकता है, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन देखना होगा, है ना। या पूछा जा सकता है थ्रू द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी वाज रिलेटेड टू व्हिच आइडियोलॉजी, तो आपको आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म ऐसा लिखना होगा, है ना, सर वन वर्ड में या वन सेंटेंस में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, व्हाट डज लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर, ये आइडिया ऑफ लिबरलिज्म क्या है और ये किस लिए स्टैंड करता है, इससे क्या फर्क पड़ा सोसाइटी में, कैसे चेंजेस हुए और कैसे हम नेशन स्टेट की ओर बढ़े इस लिबरलिज्म के वजह से। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं उसी के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म को समझ लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म या नेशनल लिबरलिज्म जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, इस लिबरल नेशनलिज्म वर्ड का क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहली बात, लिबरल नेशनलिज्म मींस, इस लिबरल नेशनलिज्म जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वन वर्ड वन सेंटेंस, है ना। तो लिबरल नेशनलिज्म मींस नेशनल यूनिटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड राइट्स। जी हाँ, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी है ना, वो क्लोजली रिलेटेड है आइडिया ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म से, ये ध्यान रखिएगा। आप इसी वर्ड को दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। कैसा, अभी आपके लिए लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, नेशनल यूनिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है बिना इंडिविजुअल फ्रीडम और राइट्स के। ठीक है, क्लियर है, ये आप समझ गए लिबरल नेशनलिज्म का। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, लिबरल नेशनलिज्म मींस द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक, तो ये आप दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं लिबरल नेशनलिज्म की। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि लिबरल नेशनल का मतलब यह होता है कि बिना नेशनल यूनिटी के क्या नेशनल यूनिटी जो है ना, बिना फ्रीडम और इक्वालिटी इक्वल राइट्स के नहीं आ सकती, आपको ध्यान रखना है। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या, नेशनल यूनिटी जो है बिना लिबरल यानी कि बिना फ्रीडम, लिबरल का मतलब कहता है फ्री, फ्रीडम, है ना, बिना फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट्स के नहीं मिल सकता, यानी कि ये दो टर्म से मिलकर बना है, नेशनल यूनिटी प्लस आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी कब आएगी, जब लिबरल होंगे, यानी कि आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म यानी कि फ्रीडम मिलेगी, इंडिविजुअल राइट्स मिलेंगे। क्लियर है। दूसरी बात, 19th और 20th सेंचुरी के अर्ली टाइम पे, पूरी 19th सेंचुरी, थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी देयर वर मूवमेंट्स डिमांडिंग पॉलिटिकल राइट्स। जी हाँ, पॉलिटिकल राइट्स मांग के डिमांड हो रहे थे। किस तरह की डिमांड चल रही थी कि हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दो, है ना, हमें राइट टू वोट चाहिए, ये सारे राइट्स की डिमांड, पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड हो रही थी कब, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। कौन लोग कर रहा था, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, पर सभी लोग कर रहे थे ना, कुछ लोग। आपने इसमें देखा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पूरी तरह से देखा होगा कि क्या हो रहा था, नेशनल असेंबली बनी थी, वीमेंस अपने क्लब बना रही थी, मेन लोग अपने क्लब बना रहे थे और राइट्स डिमांड करते थे। ठीक है, तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी देयर वर पॉलिटिकल मूवमेंट्स डिमांडिंग पॉलिटिकल राइट्स लाइक यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक्सेट्रा। इस तरह की डिमांड चल रही थी क्योंकि वो चाहते थे कि अगर ये सब आएगा तो यूनाइट होगा। मान लीजिए आप अमीर लोग हैं, आपको राइट मिले हैं, लेकिन गरीब लोग को राइट नहीं मिले हैं, तो आप चाहते हैं गरीब आपके साथ हैं, तो कैसे आएंगे, आप गरीबों के साथ मिलकर लड़िए कि इनको भी राइट मिले, या गरीबों को राइट दे दीजिए, आपके साथ आ जाएंगे। तो यही कहा गया है ना, जैसे मैंने आपको समझाया तो 3 एग्जांपल देखिए, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अपर क्लास मिडिल क्लास साथ में है, बट लोअर क्लास साथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सुविधा अपर और मिडिल को मिल रही है लोअर को नहीं मिल रही है। तो हमें क्या करना होगा, लोअर को साथ में लाने के लिए वही रिस्पेक्ट और सुविधा देनी पड़ेगी जो किसको मिल रही है, अपर और मिडिल को। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तीसरा, अगर इकोनॉमिक स्फीयर में यानी इकोनॉमिक टर्म में ना, पैसे की भाषा में अगर हम लिबरलिज्म की बात करें, ये तो सोशल लिबरलिज्म हो गया, पॉलिटिकल लिबरलिज्म हो गया। अब हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म की अगर बात करते हैं तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जी हाँ, मार्केट का फ्रीडम हो, कहीं भी अपने मन से व्यापार कर सकें। जो रोक टोक लगी है कि इससे सामान नहीं खरीदना, उससे नहीं खरीदना है, इतना ही सामान खरीदना है, वो सामान नहीं खरीद सकते, वगैरह वगैरह, इस तरह की पाबंदियां जो हट जाएंगी, सबको फ्रीडम मिलेगा तो सब खुश हो जाएंगे ना भाई, व्यापारी लोग भी खुश होंगे। बिना व्यापारी लोग के यूनिटी के हम नेशनल यूनिटी नहीं बना सकते, हम नेशनल स्टेट नहीं बना सकते, व्यापारी लोग भी तो साथ में चाहिए।
तो क्या होगा, इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम का मतलब क्या होगा, फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जी हाँ, मार्केट की आजादी हो, साथ ही साथ जो भी रिस्ट्रिक्शन है यानी कि पाबंदियां हैं उनको हटाना ही क्या कहलाएगा, हमारे लिए क्या कहलाएगा, लिबरलिज्म कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, प्रशिया के इनिशिएटिव पे, जी हाँ प्रशिया के इनिशिएटिव पे प्रशिया ने कदम उठाया, उसने शुरुआत की। क्या करते हैं, हम एक ग्रुप बनाते हैं, जो ग्रुप क्या करेगा, सारे ट्रेड बैरियर्स को हटाएगा। ठीक है, तो ग्रुप जो बनाएगा उसका नाम रखेगा ज़ोल्बरीन। हेंस ज़ोल्बरीन एक ग्रुप है, याद रखिएगा ज़ोल्बरीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके बुक में, ज्यादा फोकस तो नहीं किया गया पर आपको ध्यान रखना है। ड्यूरिंग ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया द कस्टम यूनियन ग्रुप और ज़ोल्बरीन, कस्टम यूनियन या फिर इसको क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, ज़ोल्बरीन वाज फॉर्म्ड इन 1834। मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स जॉइंड इट, है ना, बहुत सारे जर्मन स्टेट्स उसको ज्वाइन कर लिए इन ऑर्डर टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। जी हाँ, ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए क्या किया गया, ग्रुप बनाया गया, इसको क्या बोला गया, कस्टम यूनियन या फिर ज़ोल्बरीन बोला गया ना। और ये किसने बनाया था, प्रशिया के इनिशिएटिव पे बना था 1834 में, और इसमें सारे जर्मन स्टेट, सारे तो नहीं बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, मोस्टली सभी ने पार्ट किया था। तो ये है लिबरल नेशनलिज्म का मतलब। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, किस लिए स्टैंड होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, लिबरल नेशनलिज्म जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना है। नेशनलिज्म मतलब नेशनल यूनिटी, लिबरल मतलब आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि अगर आपको नेशनल यूनिटी लानी है तो आपको आइडिया ऑफ लिबरलिज्म यानी कि सबको फ्रीडम देनी होगी, सबको इक्वल राइट्स देने होंगे। तो हम कह सकते हैं कि द थ्योरी ऑफ नेशन स्टेट्स यानी कि द नेशनल यूनिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, यानी अगर आपको सबको एकजुट करना है तो सबको फ्रीडम भी देनी पड़ेगी, सबको इक्वल राइट्स भी देने होंगे। दूसरी बात कि इक्वल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स का डिमांड करते हुए थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी देयर वर पॉलिटिकल मूवमेंट्स। जी हाँ, मूवमेंट चल रहे थे जो पॉलिटिकल राइट्स डिमांड कर रहे थे। कैसे पॉलिटिकल राइट्स, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इस तरह के पॉलिटिकल राइट्स डिमांड कर रहे थे। और अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर में, अगर आर्थिक भाषा में, इकोनॉमिक लैंग्वेज में हम बात करें कि लिबरलिज्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर लिबरलिज्म का मतलब है कि मार्केट को फ्री कर दिया जाए और साथ ही साथ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाए, व्यापार करने पे जो पाबंदियां हैं वो हटा ली जाएं। तो इसी का अनुसरण करते हुए कंट्रीज ने नेशनल स्टेट बनाने के लिए क्या किया, प्रशिया स्टेट के इनिशिएटिव पे क्या किया, 1834 में एक कस्टम ऑफ यूनियन ग्रुप बनाया गया, जिसको क्या नाम दिया गया, ज़ोल्बरीन, या तो कस्टम यूनियन या फिर ज़ोल्बरीन बोलिए आप। ठीक, इसमें मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स ने पार्ट लिया था और इन्होंने किससे बनाया गया था ये ग्रुप, ताकि जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं वो हटा दिए जाएं, ताकि व्यापारी लोग भी साथ में आ जाए, नेशन यूनाइट हो जाए। ठीक, तो ये है द टर्म लिबरल नेशनलिज्म किस लिए बना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेशन स्टेट को बढ़ावा देने वाले तीसरे फैक्टर की, द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जी हाँ, हम बात करेंगे द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850 की, कि 1815 के बाद जब नेपोलियन को हराया गया, नेपोलियन बोनापार्टे को जब डिफीट कर दिया गया, फ्रांस की पावर से हटा दिया गया, तब कंजर्वेटिज्म में लोगों की एक नई सोच जागृत हुई, उनके सामने आई, उनकी सोच थोड़ी सी बदली। क्या वो सोच थी, कैसी बदली हुई सोच थी, उसके बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना यह है कि आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1850, जी हाँ 1815 में 1815 में नेपोलियन बोनापार्टे को हरा दिएगा। यूरोपियन गवर्नमेंट्स जिन्होंने क्या किया, जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया, है ना, प्रशिया हो गया, ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने मिलके किसको हराया, उस नेपोलियन बोनापार्टे को हराया। तो नेपोलियन बोनापार्टे को हराने के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट वाज ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव्स। इन लोगों की जो सोच है ना वो कंजर्वेटिव्स वाली हो गई। यूरोपियन गवर्नमेंट जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत मुश्किल से नेपोलियन बोनापार्टे को हराया, उन लोगों की एक सोच में बदलाव आया। देयर थिंकिंग वाज ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव्म, यानी उनकी सोच को कंजर्वेटिव्म वाली सोच हुई। अब एक कंजर्वेटिव्म वाली सोच क्या होती है भाई, कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या, लिबरल का मतलब चेंज चाहना धीरे धीरे, है ना, रेडिकल का मतलब हाफ चेंज चाहना, हाफ चेंज नहीं चाहना, और कंजर्वेटिव का मतलब कोई चेंज नहीं चाहना, जैसा का है वैसा ही कंजर्व रहे, बिल्कुल कंजर्व सुरक्षित रहे, वैसा का वैसा प्रिजर्व रहे, है ना। तो वही नेपोलियन बोनापार्टे को हराने के बाद वही सोच, वही कंजर्वेटिव की सोच यूरोपियन लोगों में भी आ गई, यूरोपियन गवर्नमेंट्स में भी आ गई। तो कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट, अब एक कंजर्वेटिव्स लोग क्या मानते हैं, इनका विश्वास क्या है, इनका मानना क्या, व्हाट इज देयर आइडियोलॉजी, व्हाट इज देयर थिंकिंग। तो कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट established traditional institutions like, कंजर्वेटिव्स लोग का मानना है जो पहले से स्थापित संस्थाएं हैं, जैसे कि मोनार्की यानी राजतंत्र, राजा का रूल चलना, चर्च का होना, सोशल हियरार्ची यानी समाज में चल रही जो अब ऊंची नीची भेदभाव है, जातीय भेदभाव है, वो प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सब जो है ना सुरक्षित है, जैसा चला आ रहा है समाज की जो परंपरा है वैसी की वैसी रहे, यानी परंपरा बदलनी नहीं चाहिए,
कोई डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है, राजा रूल करता है, राजा के रूल करने दो, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ चर्च है, चर्च ही पावर चलाती है, चर्च ही क्या करती है, लोगों को एजुकेशन देती है, चर्च की बात सब सुनते हैं, चर्च के पास ही लैंड होती है तो रहने दो, किसी को उसमें भेदभाव चेंज नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सोशल हियरार्ची, समाज में जो भेदभाव बना हुआ है कलर के आधार पर, है ना, मैरिज को लेकर, जो भी चीजें चलती हैं, सोशल हियरार्ची जो है, यानी समाज में जो भ्रांतियां चल रही हैं, बुराइयां चल रही हैं, उनको रहने दो, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो सामाजिक परंपरा पहले से चले आ रही है। अगर हमको फॉर एग्जाम्पल समझाएं इसको, तो आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो हमारे समाज में जैसे बुराइयां चलती थी, जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया ना, इस तरह की जो बुराइयां चलती थी, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, इन बुराइयों को हम लोग हटाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सोच कंजर्वेटिव नहीं थी। हमारे पूर्वजों की, हमारे पढ़े लिखे लोग जैसे राजा राम मोहन रॉय, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग, आचार्य विनोबा भावे, यानी बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर जो इन बुराइयों को, समाज की बुराई को दूर करना चाहते थे, और हमारे लोगों ने इसको दूर भी किया, क्योंकि हम लोगों की, इंडियन की सोच कंजर्वेटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि बुरी चीज बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम परंपरा बोले हैं, जैसे कि हमारी पुरानी परंपरा है अतिथि देव भव, अतिथि का सम्मान करो, किसी पे हमला नहीं करो, फर्स्ट अटैक मत करो, है ना, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार की तरह, हम सबको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। तो इस सोच को हम आज भी मानते हैं, यानी जो अच्छी चीज है उसको रहने दो, कंजर्व करो, लेकिन जो सोच गलत है ना, जो थिंकिंग गलत है, समय के साथ उसे बदल देनी चाहिए। यानी कि हमारी सोच लिबरलिज्म जैसी, रेडिकल जैसी है, कंजर्वेटिव जैसी बिल्कुल नहीं है। जबकि यूरोपियन गवर्नमेंट की सोच कैसी थी, कुछ लोगों की कंजर्वेटिज्म वाली थी, वो चाहते थे कि मोनार्की नहीं हटनी चाहिए, चर्च नहीं हटनी चाहिए, वो ऐसे के वैसे रहने चाहिए। साथ ही साथ समाज में जो बुराइयां, भेदभाव चल रहे हैं, सोशल हियरार्चीज चल रही हैं, है ना, जो परंपराएं चल रही हैं, वो क्या है, वैसी की वैसी चलती रहें। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं, है ना, और जो फैमिली से परिवार चलते हैं, वो ऐसे ही चलते रहे। शाही परिवार जो है, राजा का घर जो है, वो ऐसे का वैसे रहे, वो सब चलते रहे। तो ये लोग चाहते हैं, कौन लोग हैं, ये सारे के सारे वही लोग हैं जिनकी सोच क्या है, कंजर्वेटिव्स है, जिनकी सोच कैसी है, पूरी पुरानी तरह, पुरानी सोच मतलब ना बदलने वाली, जो चाहते हैं जैसा चला रहा है वैसा रहने दो, परंपरा हो बिल्कुल वैसी, कोई भी चेंज ना हो। और तो और फिर क्या हुआ, यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, जब इन्होंने नेपोलियन बोनापार्टे को हरा दिया, तो यूरोप को अच्छा बनाने के लिए, यूरोप में चल रही गड़बड़ी को दूर करने के लिए, यूरोप को एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट बनाने के लिए, कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया मीट अप एट वियना। वियना एक जगह है, सिटी है जो बहुत फेमस है समझौतों के लिए, है ना, एग्रीमेंट्स के लिए, वियना सिटी है ना। तो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया मीट अप एट वियना टू ड्रॉ अप सेटलमेंट फॉर यूरोप, है ना, यूरोप में शांति लाने के लिए, यूरोप को स्थिर करने के लिए, यूरोप में जो लड़ाइयां चल रही हैं, यूरोप में जो कंजर्वेटिव लिबरल जो भी सोच है, उन सोच को सेटअप करने के लिए क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और यहीं पर इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना की है। अब ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग को होस्टेड किया, इस मीटिंग को होस्ट किया किसने, ऑस्ट्रिया के चांसलर, जी हाँ, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच ने होल्ड किया है, ठीक। और यहीं पर ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई है, जिससे यूरोप में क्या आ जाए, शांति आ जाए, सब कुछ सेटल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कंजर्वेटिज्म वाली सोच जो लोगों में आई है, वो कब आई है, यूरोप में नेपोलियन बोनापार्टे को हराने के बाद। नेपोलियन बोनापार्टे को हराने के बाद कंजर्वेटिज्म की सोच आई, और ये कंजर्वेटिज्म की सोच क्या थी, ये कहती थी कि जो पुराने ट्रेडिशंस है, जैसे कि मोनार्की का होना, चर्च का होना, सोशल हियरार्चीज का होना, प्रॉपर्टी और फैमिली का होना, ये सब पुरानी परंपरा वैसे के वैसे चलने दो, इसमें कोई चेंज मत करो, ये कंजर्वेटिव सोच वाले हैं। फिर क्या हुआ, इसी सोच को बदलने के लिए, इसी सोच को हटाने के लिए यूरोपियन पावर जो है, जैसे कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, इस तरह की कंट्रीज की मीटिंग हुई, और मीटिंग में इन्होंने ट्रीटी साइन करने की सोची, और ये मीटिंग कहाँ हुई, वियना में हुई, ठीक, ताकि यूरोप में शांति आ सके, इस तरह की सोच बदल सके। कैसी, ये कंजर्वेटिव वाली सोच है ना, पुरानी सोच, मोनार्की लाने वाली सोच बदले थोड़ी सी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, मीटिंग की, और इस मीटिंग को होल्ड किया, होस्ट किया, कौन, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच ने, और यहीं पर क्या साइन की गई, ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे द न्यू कंजर्वेटिज्म की सोच 1815 के बाद, नेपोलियन बोनापार्टे को हराने के बाद। तो चलिए अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ट्रीटी ऑफ वियना क्या है, कैसे हुई थी, उसकी हम बात चलिए करते हैं। So students, let us discuss about the Treaty of Vienna.
ट्रीटी ऑफ वियना में क्या शर्त रखी गई थी, कौन कौन से समझौते हुए थे, क्या क्या उसके फंक्शंस थे, क्या क्या उसमें बातें थी, मेन पॉइंट्स, उसके मेजर पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, ट्रीटी ऑफ वियना की कुछ खास बातों में से सबसे पहली बात ये कि द बॉर्बन डायनेस्टी, कुछ याद आ रहा है आपको बॉर्बन डायनेस्टी से? जी हाँ, लुइस 16 जो है बॉर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था, बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। जी हाँ, द बॉर्बन डायनेस्टी व्हिच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। जो बॉर्बन डायनेस्टी का राजा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, जिसको हटा दिया गया था लुइस फैमिली वाले को, फिर से उसको नया राजा बनाया गया, उसको फिर से पावर में लाया गया। तो आप देख सकते हैं कंजर्वेटिव सोच वाले हैं, कहाँ मोनार्की हटाने की बात चल रही थी, कहाँ पे नेशनल स्टेट बनाना था, और कहाँ पे कंजर्वेटिव सोच वाले बेवकूफ लोग फिर से क्या ला रहे हैं, मोनार्की जैसा सिस्टम ला रहे हैं, फिर से पुराना सिस्टम ला रहे हैं। फिर से ये लोग नेशनल यूनिटी नहीं, ये नेशन स्टेट नहीं, ये लोग कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बना रहे हैं, बंटवारा किए जा रहे हैं। यूनाइटी तो लाइन है, डिसयूनिटी कर रहे हैं। आगे हम देखिए ट्रीटी ऑफ वियना ने और क्या क्या गड़बड़ काम किया। सबसे पहला गड़बड़ काम तो ये कि मोनार्कियल राजा जो बॉर्बन डायनेस्टी का था, जिसे बड़ी मुश्किल से लोगों ने मेहनत करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हटाया था, उस बॉर्बन डायनेस्टी के राजा को फिर से पावर में ला दिया गया, उसको फिर से किंग बना दिया गया। दूसरी बात, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और नेपोलियन बोनापार्टे जब राजा बना था, वो डिक्टेटर था मिलिट्री, तो उसने क्या किए थे, कई राज्य लूटे थे, कई राज्यों को अपने कब्जे में लिया था, यानी दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा किया था। तो फ्रांस को वो सारा कब्जा वाला एरिया छोड़ना पड़ा, क्योंकि नेपोलियन भी मारा गया और नेपोलियन खराब था, उसने गलत किया था, तो उसके गलत कामों को सुधारने की कोशिश की गई। तो फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। ठीक, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रीटी ऑफ वियना का ये कि जो बॉर्बन डायनेस्टी का राजा बनाया गया था, जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त हटाया गया था, उस बॉर्बन डायनेस्टी के राजा को फिर से पावर में ला दिया गया। ही वाज रिस्टोर्ड टू पावर। दूसरी बात कि फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन, है ना, नेपोलियन रूल के अंडर फ्रांस ने जो भी टेरिटरी पे कब्जा किया था, वो फ्रांस को क्या करना पड़ा, छोड़ देना पड़ा। तीसरी बात, ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट इस एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और फ्रांस के चारों ओर स्टेट्स बना दिए गए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये फ्रांस है, तो इस फ्रांस के चारों ओर ऐसे स्टेट्स बना दिए गए ताकि फ्रांस चाहकर भी इन स्टेट से लड़ाई करके अपनी टेरिटरी ना बढ़ा पाए। यानी यूनिटी करने के लिए, हम नेशनल यूनिटी लाने के लिए स्टेट्स को जोड़ रहे हैं, और ये बेवकूफ लोग ट्रीटी ऑफ वियना करने वाले क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स को डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि एक्सपेंशन ना हो किसी टेरिटरी का, यूनिटी ना बने। तो इस तरह के काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक, ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्यूचर में उसकी बाउंड्री बढ़ ना पाए, है ना, उसकी बाउंड्री ज्यादा ना हो, इसके लिए रोकने के लिए इन्होंने सीरीज ऑफ स्टेट्स बना दिए हैं, ढेर सारे स्टेट सेटअप कर दिए आजू बाजू पूरे। ये तो पूरा बंटवारा ही करते जा रहे हैं, कहाँ हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, कहाँ ये डिसयूनिटी फैला रहे हैं। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं। Prussia was given important new territories while Austria was given control of North territory। प्रशिया को क्या किया गया, नई इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज दी गई, साथ ही साथ ऑस्ट्रिया को क्या किया, नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल किया गया। ऐसा क्यों, क्योंकि लड़ाई के वक्त, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त और नेपोलियन के वक्त इस प्रशिया की कुछ टेरिटरी और ऑस्ट्रिया की कुछ टेरिटरी को छीन लिया गया था। प्रशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक किया था ना फ्रांस में, आपने याद होगा, आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे। ठीक, तो इसलिए जो छीना गया था वो फिर से वापस दिया गया इनको। प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज व्हाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, जबकि ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कुछ पार्ट दिया गया। ठीक, German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched। लेकिन जर्मनी राज्य में, जर्मनी कंट्री में जो 39 स्टेट, 39 राज्यों का जो देश बना था, उसको अनटच्ड रहने दिया, उसको नहीं छुआ गया, क्योंकि वो नेपोलियन ने बनाया था, उसे वैसे का वैसा रहने दिया। पहले ही वो 39 स्टेट्स में बटा है, उसको जोड़ने के अलावा तो चाहते नहीं है, अलग तो और कर नहीं सकते, तो ये लोग जोड़ना नहीं चाहते, उसको अलग ही रखना चाहते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं किसके, ट्रीटी ऑफ वियना की। फिर से हम आपको क्लियर करा रहे हैं, बॉर्बन डायनेस्टी का राजा जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हटाया गया था, उसे फिर से राजा बनाया गया। ये पहली बात है ट्रीटी ऑफ वियना की। दूसरी बात कि फ्रांस ने जो फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस को वो राज्य छोड़ने पड़े जो उसने कब्जे किए थे नेपोलियन के वक्त। तीसरा, फ्रांस के चारों सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप कर दिए ताकि फ्रांस फ्यूचर में एक्सपेंशन ना कर पाए, बड़ा ना हो पाए। चौथी बात, प्रशिया को न्यू इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दी गई, जबकि ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कमांड मिल गया। चौथी बात कि जर्मन कॉन्फेडरेशन, जो चौथी या पांचवी जो भी हो, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वर रिमेन अनटच्ड व्हिच वाज सेट अप बाय नेपोलियन, इट वाज लेफ्ट अनटच्ड। और जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है, जर्मन ग्रुप है, जो 39 स्टेट से मिलकर बना जर्मन नेशन, उसको वैसे का वैसा रहने देगा, इट रिमेन अनटच्ड व्हिच वाज उसको असेंबल किया था किसने, नेपोलियन, है ना।
जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। उसे किसे सेट अप किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। साथ ही साथ रशिया को क्या देगा? रशिया वाज गिवन ए पार्ट ऑफ पोलैंड व्हाइल प्रशिया वाज गिवन ए पार्ट और पोर्शन ऑफ एक्सोनी। जी हाँ, यहाँ पे एक्स साइलेंट है, SAXONY, तो एस साइलेंट है, इसको एक्सोनी पढ़ते हैं, AXONY, ठीक। तो रशिया को पार्ट दिया गया किसका? पोलैंड का, जबकि प्रशिया को पार्ट दिया गया एक्सोनी का, है ना, एक्सोनी का कुछ पोर्शन दिया गया। तो ये हम ट्रीटी ऑफ वियना की कुछ खास बातें, है ना, 6 खास बातें देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहली खास बात ये कि बोर्बन डायनेस्टी का राजा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हट गया था उसको फिर से पावर में लाया गया। कितनी बेवकूफी वाला काम किया ये वियना वालों ने। दूसरा कि जो फ्रांस ने टेरिटरी कब्जे में ली थी नेपोलियन के वक्त, वो उसे गंवानी पड़ी। फ्रांस लॉस्ट इट टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तीसरी बात कि सीरीज ऑफ स्टेट्स सेटअप कर दिया गया फ्रांस के चारों ओर, है ना, बाउंड्रीज पे सेटअप कर दिया सीरीज ऑफ स्टेट्स, सो दैट इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर फ्रांस कुड नॉट एक्सपेंड, है ना, फ्रांस अपने टेरिटरी बढ़ा ना सके फ्रांस फ्यूचर में, इसलिए सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप कर दिया। चौथी, रशिया को न्यू इंपॉर्टेंट टेरिटरी, सॉरी प्रशिया को न्यू इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दी गई, है ना, प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज व्हाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न टेरिटरी। प्रशिया को और न्यू टेरिटरीज मिली, जबकि ऑस्ट्रिया को क्या मिला? कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न टेरिटरी। ये क्यों मिला आपको बताया हमने, क्योंकि फ्रांस ने रशिया और ऑस्ट्रिया को हरा के कुछ पार्ट कब्जे में लिए थे जब फ्रांस पावर में था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग मैक्सिमिलियन आया था, नेपोलियन आया था, तो अभी मैक्सिमिलियन नेपोलियन मर गए हैं, तो उनके किए हुए गलत कामों को सुधारना पड़ेगा। तो कैसे सुधारा? प्रशिया से जो पावर छीनी गई थी, प्रशिया से जो एरिया छीना गया था फ्रांस ने, वो फिर से प्रशिया को लौटाया गया, न्यू टेरिटरीज दी गई, और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया, क्योंकि ये भी हारे थे, है ना, फ्रांस वालों से। फिर जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन रिमेन्ड अनटच्ड। और जर्मन कन्फेडरेशन जो किसने बनाया था? नेपोलियन बोनापार्टे ने। उन 39 स्टेट्स के कन्फेडरेशन को वैसे के वैसे रहने दिया, उसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। साथ ही साथ रशिया को एक पोर्शन दिया गया, किसका? पोलैंड का, जबकि जो प्रशिया है उसको पोर्शन दिया गया किसका? एक्सोनी का। जी हाँ, एक्सोनी का पोर्शन दिया गया। तो यहाँ पर हमने देखा ट्रीटी ऑफ वियना, इसकी मुख्य बातें, ये 6 खास बातें ट्रीटी ऑफ वियना में हुई थी। आपको इन 6 बातों को ध्यान रखना है, यही ट्रीटी ऑफ वियना है। ट्रीटी ऑफ वियना कहाँ पर हुई? तो हम जानते हैं कि इसे वियना में किया गया, इसे ट्रीटी ऑफ वियना बोलते हैं। इसको होस्ट किया था किसने? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच ने, अभी हमने पढ़ा, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी, ट्रीटी ऑफ वियना को देखा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, ट्रीटी ऑफ वियना के खास बातों को जानने के बाद मेजर पॉइंट जो है ट्रीटी ऑफ वियना के 6 मेजर पॉइंट जिनके बारे में हमने पढ़ा, उन सबको अच्छे से समझ लेने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि ट्रीटी ऑफ वियना करने के पीछे उनका क्या मकसद था। व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द टोटल ग्रुप, यानी जो भी ग्रुप था, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, जो भी मिले थे लोग ना, इस टोटल ग्रुप का क्या मकसद था, क्या इंटेंशन था ये ट्रीटी ऑफ वियना करने का। चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, इंटेंशन बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना क्यों किया गया है? आप देखेंगे इनकी कंजर्वेटिव सोच थी, इसलिए ट्रीटी ऑफ वियना किया गया है। आप देख पा रहे होंगे उन्होंने वो सारे काम सुधारे, वो सारे काम जो बड़ी मुश्किल से रिवॉल्यूशन से सुधर पाए थे उनको फिर से वापस लाया। जीटी सुधारे नहीं, हम इसे बिगाड़े कहेंगे, सुधारे तो हो नहीं सकता ना। मोनार्की हटा के सुधारा गया था, नेशनल असेंबली लाई गई थी, इन्होंने तो फिर से मोनार्की ला दिया, बॉर्बन फैमिली को राजा बना दिया फिर से। तो इन्होंने सुधारे नहीं, इन्होंने काम क्या किया? बिगाड़े, है ना। इनका ओनली इंटेंशन वाज क्या था? रिस्टोर मोनार्कीज। इनका ओनली इंटेंशन क्या था? रिस्टोर मोनार्कीज, है ना। ये चाहते थे कि फिर से मोनार्की रिस्टोर हो। वो मोनार्कीज जो क्या हो गई थी? हट गई थी कब? नेपोलियन बोनापार्टे के टाइम, है ना। They wanted to restore monarchies which were lapsed during the Napoleon period। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्टे ने जो भी मोनार्कीज को हटाया था, जिनके ऊपर कब्जा किया था, मोनार्कल सिस्टम हटा था, चेंज आए थे, उन सब चेंजों को फिर से एज इट इज वापस लाना, यानी सारे सुधारे हुए कामों को बिगाड़ने का ठेका किसने लिया था? ट्रीटी ऑफ वियना वालों ने। यही उनकी सोच थी। और ये करने के लिए इन्होंने क्या किया? सेंसरशिप लाई। ये करने के लिए सेंसरशिप लाया। सेंसरशिप का मतलब आपको हम समझाते हैं। सेंसरशिप का मतलब जो भी कंट्रोल न्यूज़पेपर में लिखा जाएगा ना, कंट्रोल रहेगा सब कुछ। कंट्रोल मतलब जो भी न्यूज़पेपर में लिखा जाएगा सरकार से बिना पूछे नहीं लिखा जा सकता। सरकार ने कोई गलत काम किया, कोई न्यूज़पेपर में छाप नहीं सकता। अगर छापेगा तो न्यूज़पेपर वाले को जेल हो जाएगी, उसका प्रिंटिंग पे जब्त कर लेंगे, उसकी कंपनी का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, उसे छापने नहीं मिलेगा आगे से। यानी सरकार की बुराई नहीं की जा सकती। जैसा हमारे देश में हुआ था इमरजेंसी के वक्त, उस वक्त इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, देश में डेमोक्रेसी को हटा के इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था, अपोजिशन को। इंदिरा गांधी ने हार की वजह से, चुनाव होने वाले थे और उनको हारने का डर था, इसलिए उन्होंने सबको जेल में डाल दिया। और क्या किया? किसी भी न्यूज़पेपर वाले को अपने मन से कुछ भी छापने नहीं दिया, बिना गवर्नमेंट से
पूछे। जो गवर्नमेंट की तारीफ करेगा उसको छापने दिया न्यूज़पेपर में, जो गवर्नमेंट की बुराई करेगा, उनके गलत कामों को सबके सामने लाता, उसको वो जेल में डाल देती थी। तो ये सारा चीज हुआ था हमारे यहाँ भी, ठीक है। तो वो हमारे हिस्ट्री का बहुत ही ब्लैक डे माना जाता है हमारे पॉलिटिक्स का, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो आप समझिए कि ट्रीटी ऑफ वियना करने वाले कंट्रीज का इंटेंशन था कि दे वांटेड टू रिस्टोर मोनार्कीज व्हिच वर एनेक्स्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्टे के समय जो भी मोनार्कीज हटाई गई थी उन्हें फिर से वो रिस्टोर करना चाहते थे। कौन लोग? ट्रीटी ऑफ वियना वाले लोग, यही उनका इंटेंशन था, ठीक। अब ये करने के लिए उन्होंने क्या किया? इन्होंने सेंसरशिप लाई, इन्होंने मनमानी लॉज लाए। ये ऑटोक्रेट्स थे। ऑटोक्रेट मतलब मनमानी तरीके से रूल करते थे, दे वर डिस्पोटिक, है ना। ये जो ट्रीटी ऑफ वियना करने वाले लोग हैं ये डिस्पोटिक तरीके के हैं। डिस्पोटिक यानी मनमानी तरीके से रूल करते हैं। इनको डेमोक्रेटिक राइट्स में बिलीव नहीं है, इनको लिबरलिज्म भी नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए? कंजर्वेटिज्म चाहिए, मोनार्की रहे, चर्च रहे, है ना, सोशल हियरार्चीज रहे, पुरानी परंपरा चलती रहे, वही भेदभाव वाला सिस्टम चलता रहे। ये लोग चेंज नहीं चाहते, है ना। इसके लिए इन्होंने क्या लाया? सेंसरशिप। न्यूज़पेपर में क्या छपेगा, मैगजीन में क्या छपेगा, सरकार के खिलाफ क्या लिखा जाएगा, ये सब कुछ कंट्रोल करेंगे। सरकार की तारीफ करो तो छपने देंगे, सरकार की बुराई की, सरकार की गलतियां ढूंढी तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये सारे गलत काम, सारे क्या कह सकते हैं, एक मोनार्की वाला काम, डेस्पोटिक वाला काम, अनडेमोक्रेटिक काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम, ये सारे ट्रीटी ऑफ वियना वाले कर रहे थे। तो इनसे भी लोग बहुत नाराज हुए और नेशन स्टेट बनने की तरफ लोग अग्रसर हुए। ये नेशन स्टेट बनने से रोकने देना चाहते थे, लेकिन इनका रोकना ही लोगों के लिए क्या बन गया? एक पॉइंट बन गया, यूनिटी। एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया कि वो यूनाइट हो जाए नेशन स्टेट बनाने के लिए, है ना। तो इनका प्लानिंग तो पूरी तरह से क्या होगा, बाद में फेल भी हो गया चल के, ठीक है। तो यही है इंटेंशन बिहाइंड द ट्रीटी ऑफ वियना। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की लिबरलिज्म, नेशनलिज्म किसके लिए स्टैंड करता है, व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, उसकी हमने बात की। हमने आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म और नेशनल यूनिटी की बात की, ये कैसे आपस में रिलेटेड हैं, कैसे रिस्पेक्टिव कोरिलेटेड है। और तो उसके बाद हमने न्यू कंजर्वेटिज्म ऑफ 1815 भी देखा कि कंजर्वेटिज्म का आइडिया कैसा है। और तो उसके बाद हमने ट्रीटी ऑफ वियना के मेजर पॉइंट्स की बात की, 6 मेजर पॉइंट उसने पढ़े। और अभी हमने जस्ट बात की किसकी? इससे ट्रीटी ऑफ वियना के इंटेंशन की, यानी जो भी कांग्रेस ट्रीटी ऑफ वियना कर रही थी, कहाँ पर? हमारे जो भी वियना शहर में ड्यूक मैटरनिच के हेड में, यानी वो होस्ट किए थे उन्होंने, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच ने एक कांग्रेस मीटिंग हेल्ड की, उसे एंकरिंग की, उसे हेड किया ड्यूक मैटरनिच ने, और ट्रीटी ऑफ वियना की, जिसमें 6 इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप्स उन्होंने लिए थे, वो हमने आपको बताया, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब ये 6 बातें करने का जो काम किया उन्होंने, ट्रीटी ऑफ वियना जो किया है, उसके पीछे इनका मकसद क्या था, तो वो भी हमने पढ़ा कि क्या मकसद था? फिर से मोनार्कीज को रिस्टोर करना। जो भी काम नेपोलियन बोनापार्टे के बाद जो भी मोनार्कीज को हटाया गया, एनेक्स किया गया था, उसे वापस लाना, यही सब इनका इंटेंशन था। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।